नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं CNBC आवाज में कमोडिटी राउंडअप। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर 4 साल के हाईज और $126 प्रति बैरल के आसपास के लेवल्स हमने यहां पर बनते हुए देखे हैं। और महंगे डीजल से मछुआरों यानी फिशरीज पर किस तरह की मार है, इस पर भी करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे वेस्ट एशिया संकट से जो आम एक्सपोर्ट्स यानी कि मैंगो एक्सपोर्ट्स पर असर पड़ा है और उसका इंडियन मार्केट्स में क्या इंपैक्ट है, इस पर भी करेंगे चर्चा। और ऑफकोर्स कच्चे तेल पर तो बात होगी ही कि अब यहां से किस तरह की ट्रेजेक्ट्री देखने को मिल सकती है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर मई का भी पूरा महीना इसी तरह से निकला तो कच्चा तेल $140-150 प्रति बैरल तक भी जा सकता है। हमारे साथ इस चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृति संजमिति के प्रेसिडेंट देवेंद्र दामोदर चंडेल, साथ ही आम एक्सपोर्टर कौशल। स्काईमेट से हमारे साथ होंगे जीपी शर्मा, एनकेडी एडवाइजरी से अजय केडिया और स्टूडियोज में मेरे साथ मेरी सहयोगी सांतिया गोरा हैं। आज ये शो हम साथ में करेंगे, लेकिन सबसे पहले कच्चे तेल पर एक सेंस लेंगे। अजय, $126, 100% की तेजी इस साल में कच्चे तेल में अब तक। क्या लगता है आपको, कहाँ जा रहे हैं हम? अभी भी मुझे लगता है मनीषा जी थोड़ा सा कमी है, बिकॉज जिस ढंग से ग्लोबल मार्केट में जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, वो कहीं ना डोनाल्ड ट्रंप को लेकर इसलिए क्योंकि जिस ढंग से इलेक्शन के बाद ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं सब युद्ध खत्म हो जाएगा, बट आई थिंक ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी और बढ़ते हुए दिखाई देगी। जैसे हमने देखा था 1 मार्च को जब ये अपडेट आया था, उसके बाद $120 का लेवल छुआ था ब्रेंट ने, बट अब मुझे लगता है वो तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यूएई का भी एग्जिट होना ये इम्पैक्ट करेगा ज्यादा, बिकॉज इनिशियली हम देख रहे हैं कि प्रोडक्शन डेफिनेटली यूएई और एड करने की कोशिश करेगा, बट सबसे बड़ी जो चिंता जो मैं पहले भी बताया वो लॉजिस्टिकल इशू है। अनलेस अनटिल ये ब्लॉकेड यूएस से और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से ओपन नहीं होता है, तब तक कच्चे तेल में मुझे नहीं लगता कोई बड़ा रिलीफ आता हुआ दिखाई। ठीक है, बीच में सेंटिमेंटल इंपैक्ट आते हुए दिखाई देंगे कि सीज फायर हुआ, प्राइजेस ने 10, 12, 15, 20% टूट दिया, बट 90 के नीचे मुझे नहीं लगता है अगले एक क्वार्टर तो हम लोग देख पाएंगे, बिकॉज जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो हम नुकसान हुआ है उसको रीस्टेट करने में समय लगेगा। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट महीना 2 महीना तो हम मान के चलिए 90-95 के ऊपर कंसिस्टेंटली मेंटेन होगा, और ये कोई भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। और कच्चा तेल भी मुझे लगता है हायर साइड पे, इतना अगर सरप्राइज 128-130 का लेवल दिख जाए जो हमने 2022 में देखा था एनर्जी क्राइसिस के टाइम पे, बट टाइमिंग तो मार्केट मुझे लगता है एलिवेटेड लेवल्स पे रहेगा। वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट ओवरऑल अब अजय कैसे देखते हैं, क्योंकि अब 2 महीने पूरे हो गए हैं, अब हम 60 दिन पर खड़े हैं यहाँ पर, और ऐसा सामने नहीं नजर आता कि कोई बहुत जल्दी ये कंसर्न प्रॉब्लम हटने वाली है। अब आगे जाकर मई के महीने में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? एक पीस रेजोल्यूशन आएगा क्या? तुरंत यहाँ पर कुछ हो जाएगा? लोगों को ऐसा लगने लगा है कि ये लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है। अब मुझे लगता है 2022 में भी हमने ऐसा ही कुछ देखा था रशिया यूक्रेन को लेकर, तब हम भी ये उम्मीद कर रहे थे कि 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन में ये रिजॉल्व होता हुआ दिखाई देगा, बट आज ऑलमोस्ट 4 साल के ऊपर हो चुके हैं और वो ठंडे बस्ते में पड़ चुका है और मार्केट उस चीज को डिस्काउंट कर गया है। जब रशिया यूक्रेन था तो उसका इम्पैक्ट हमने यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या सप्लाईज में आता हुआ नहीं देखा था। अभी भी बाजार को लगता है यूएस ईरान के बीच में कुछ भी चलता रहे, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा तो प्राइसेस में करेक्शन आएगी। बिल्कुल, उसका एक इमीडिएट रिएक्शन हमें जरूर मिल जाएगा, लेकिन अभी भी जो हमने कतार में या बाकी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे देखिए, डोनाल्ड ट्रंप से जो चीज समझ में आती है ब्लॉकेड करने का ऑब्जेक्टिव कि जो ईरान की कैपेसिटी है, आई थिंक जो लास्ट अपडेट मैंने देखा 11 मिलियन बैरल्स और वो स्टोर कर सकता है। उनका मानना है कि यहाँ से अगर ये कहीं ना कहीं अगर कैपेसिटी खत्म हो जाए तो कहीं ना कहीं ईरान घुटनों पे आ जाएगा। बट कैस्पियन सी का जो रूट है वो ओपन अप है, पाइपलाइंस का रूट अभी भी ईरान के पास ओपन है। तो मुझे लगता है कि अभी टाइमिंग ये जो जियोपॉलिटिकल चल रहा है ये धीरे धीरे 60 दिन तो हो गए, बट उसके बाद मार्केट डिस्काउंट कर जाएगा और एक ठंडे बस्ते में कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन में हम आते हुए देखेंगे। बट हाँ, एक बार थोड़ा भी अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन अप होता है तो एक नी जर्क लगेगा 90-95 के बीच में, बट कुल मिलाकर ये साल के अंत तक हम देखेंगे रेंज जो रहेगा वो 75 के एवरेज में रहना चाहिए, जो हम 60-62 पे देखा करते थे। वेल एब्सोल्युटली, जो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट है उसका इंपैक्ट हमने यहाँ पर अक्रॉस कमोडिटीज तो आते हुए देखा ही है, अक्रॉस सेक्टर्स भी बनता हुआ नजर आया है। सांतिया, जहाँ तक फिशरीज की बात है और मिडल ईस्ट एक काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर मार्केट है, ऑलमोस्ट हब जैसा कारोबार है यहाँ। जी बिल्कुल मनीषा, इसमें देखिए 2 बड़े फैक्टर्स यहाँ पे हैं। सबसे पहले तो जो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है वो वाला जो असर पड़ रहा है वो तो पड़ ही रहा है, क्योंकि वो हम बाकी सेक्टर्स में भी देख सकते हैं, लेकिन फिशरीज ज़्यादा इम्पैक्टेड इसलिए है मनीषा, क्योंकि अगर हम फिशिंग कम्युनिटी की बात करें तो डीजल की उन्हें खपत लगती है, और डीजल जब खरीदते हैं तो उन्हें रिटेलर कैटेगरी का नहीं मान के उन्हें बल्क बायर माना जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि उन्हें दाम ज़्यादा देने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा सबसे पहले मार्च
मार्च 20 तारीख को जो बल्क डीजल है उसके प्राइजेस को करीब 22 रुपये बढ़ा दिया गया था और उसके बाद 1 अप्रैल को उसी बढ़े हुए दाम को 23 रुपए और बढ़ा दिया गया था। तो अब मैं अगर सिर्फ महाराष्ट्र के मच्छीमारों की अगर बात करूं तो वो 145 रुपए दे रहे हैं दाम डीजल के, और रिटेल के जो कस्टमर हैं वो 90 रुपए दे रहे हैं। तो आप फर्क समझ सकते हैं। अब इसमें कितना खर्चा उनका आ रहा है ये अगर समझना हो तो 3 कैटेगरीज में अगर हम जो बोट्स हैं उन्हें डिवाइड करें तो सबसे पहले अगर हम बड़े वेसल्स की बात करें तो बड़े वेसल्स जो अपने 14 से 15 दिन की एक ट्रिप लेते हैं समंदर में, उन्हें 2000 से 3000 तक की डीजल की खपत आती है। इसका मतलब उन्हें करीब 90,000 से 1,35,000 रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं। जो पहले दे रहे थे वो तो दे ही रहे हैं, ये एडिशनल कॉस्ट है मनीषा। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी की बात करें जो मीडियम वेसल्स हैं, उसमें वो करीब हफ्ते भर की ट्रिप लेते हैं, वहां भी उनकी 700 से 800 तक की खपत रहती है। उसमें इसका मतलब कि उन्हें करीब आप हिसाब समझेंगे तो 31,000 से 35-36,000 रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं। और छोटे मच्छीमार जो हैं उनके साथ जो स्थिति है, उनका एक दिन की ट्रिप लगती है, 20 से 50 लीटर तक की डीजल की खपत होती है, तो उन्हें भी करीब 1000 से 2,500 रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं। और इस बारे में जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है देवेंद्र तांडिल जी। देवेंद्र जी अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृति समिति के प्रेसिडेंट है। देवेंद्र जी, अगर आप हमें सुन सकते हैं, एक चीज जिससे हम शुरुआत करना चाहेंगे, यहाँ पे महाराष्ट्र के जो मच्छीमार हैं उन्होंने और आपकी संस्था ने सरकार को चिट्ठी लिखी थी, सरकार के नुमाइंदों से बातचीत की थी, आप मंत्री नितेश राणे से भी मिले थे। उस मीटिंग का क्या हुआ? क्योंकि हम जानते हैं कि गुजरात के जो मच्छीमार हैं उन्हें वो एग्जेम्पशन मिल गया था। 20 तारीख को ये दाम बढ़े थे और 22 तारीख को उन्हें एग्जेम्पशन मिल गया था। तो आपकी क्या बातचीत हुई थी? नमस्कार। बेसिकली जो इतर राज्य है, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, इनके यहाँ पे सिस्टम बेस्ड है। उनके यहाँ पे एक सब्सिडी दी जाती है, अपफ्रंट उनको सब्सिडी दी जाती है। इसकी वजह से गवर्नमेंट की तरफ से जो उनको फैसिलिटीज दिए गए हैं उनका इम्पैक्ट, डायरेक्ट इम्पैक्ट वहाँ के मछुआरों को नहीं हो रहा है। हमें सब्सिडी जो होती है वो पोस्ट फैक्टो होती है, मतलब आप पहले डीजल खरीदी कीजिए, उसके बाद गवर्नमेंट उसको रिकंसाइल करेगा और बाद में फिर 1-2 साल के बाद आपको सब्सिडी रिटर्न मिल जाएगी। तो वो जो पोस्ट फैक्टो है वो इम्पैक्ट यहाँ पे बहुत जोरों से हो रहा है, और जिसकी वजह से जो मार्च महीने में 70 रुपए डीजल था प्रति लीटर, वो आज 170 तक गया हुआ है। आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा इम्पैक्ट फिशरी सेक्टर को, महाराष्ट्र के फिशरमैन को झेलना पड़ रहा है। सेकेंडली, फिशरी सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर का जो डिफरेंस है, एग्रीकल्चर सेक्टर में एमएसपी होने के कारण वहाँ जो शेतकरी बांधव है उनको पता होता है कि उनके प्रोडक्शन पे कितना उनको मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पे एमएसपी नहीं होने के कारण हमें पता नहीं है कि अगर हम इतना खर्चा करके समुद्र में जाएं तो हमें इसका कितना बेनिफिट हमें मिल सकता है। तो आज के तारीख में महाराष्ट्र के फिशरमैन कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हुए हैं। गवर्नमेंट सिर्फ लेटर्स भेज रहे हैं, हम जैसे हमने पत्र व्यवहार किए वैसे नीतीश राणे जी ने भी पत्र व्यवहार किए हुए हैं, परंतु दुर्दैव से कुछ भी अभी तक कॉन्क्रीट रिजल्ट हमें मिले नहीं है। हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अभी इस मामले में उन्होंने दखल देनी चाहिए, और वो जितने साइलेंट है वो गलत मैसेज एक तरह से फिशरमैन कम्युनिटी में जा रहा है कि मुख्यमंत्री फिशरमैन के कंसर्न्स को सीरियसली नहीं ले रहे। देवेंद्र जी, जिस तरह से एक्सपोर्ट्स यहाँ पर बंद है इंडियन मार्केट्स में, आपका वो पॉइंट बहुत वैलिड है कि स्टेट्स के बीच में क्लैरिटी नहीं है, मतलब स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, एमएसपी भी नहीं है। कैसे आपको फिर ये साल जाता हुआ नजर आता है? साल भी छोड़िए, आने वाले 2-3 महीने किस तरह से आपको लगते हैं सेगमेंट के लिहाज से? अभी अगर आप देखेंगे तो अभी मई महीने के बाद 2 महीने फिशिंग बंद हो जाएगी, मानसून बैन रहेगा। अभी जो इनकम अर्निंग मंथ है वो अप्रैल, मार्च और मई, ये जो 3 महीने होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फिशरमैन कम्युनिटी के लिए, ताकि वो उनका आगे का जो सिनेरियोस है, आगे के जो उसके लिए वो रेडी रह सकते हैं। परंतु ऑलरेडी 2 महीने मानसून में बंद, और ये और 2 महीने का इम्पैक्ट, तो बहुत बुरी हालत में हम लोग जा रहे हैं। ऑलरेडी कर्जे हैं, कर्जे का हम भुगतान नहीं दे पा रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और गवर्नमेंट सिर्फ एक फोटो ऑप कर रही है, गवर्नमेंट ज्यादा विंडो ड्रेसिंग जैसे चीजें कर रही है, बट ऑन ग्राउंड कॉन्क्रीट कुछ हमें मिल नहीं रहा है। तो एक तरह से हताश हो गए हम मछुआरे। हमने बहुत प्रयत्न किए, अपनी सरकार है, बीजेपी सरकार लोगों का विचार करती है, ये धारणा हम रखते हुए उनके पास गए, अनेक मीटिंग भी हुए, पर दुर्दैव से अब तक कुछ भी हमें रिजल्ट मिल नहीं रहे हैं।
देवेंद्र जी, जब पिछले महीने हमारी बातचीत हुई थी, हम आपके संस्था के जो लोग हैं उनसे मिलने भी गए थे, माहिम गए थे और बाकी जो शोर्स बीचेस हैं वहाँ भी गए थे, और वहाँ के मछुआरों का ये कहना था कि अगर जल्द से जल्द स्थिति में कोई बदलाव नहीं आता है तो उन्हें अपनी जो बोट है उसे किनारे लगाना पड़ेगा। वो अपना काम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, समंदर में जा नहीं पाएंगे क्योंकि लागत ही वसूल नहीं हो पा रही है, इतना महंगा है। तो क्या जो मछुआरे हैं उनमें से कुछ ने सच में अपनी बोट किनारे लगाना शुरू कर दिया है? जिस दिन से ये भाव बढ़ गए हैं, डीजल के जो रेट बढ़ गए हैं, उसी दिन से 50% फिशिंग वेसल जो है वो डॉक करने से चालू हो गए हैं। और अभी सिर्फ 10% वेसल जो बड़े मछुआरे, जो रिच मछुआरे हम बोल सकते हैं, जिनके पास फंड्स हैं, वो मछुआरे वो रिस्क लेके समुद्र में जा रहे हैं। लेकिन छोटे मछुआरे को बहुत बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पे हो रहा है। और एक मजे की बात यह है कि अभी अगर महाराष्ट्र के मछुआरे समुद्र में नहीं जाएंगे तो गुजरात और कर्नाटक के मछुआरों को समुद्र जो है वो खुला मिलेगा, वहां पे कंपटीशन कम रहेगी, जिसकी वजह से गुजरात के मछुआरे और तमिलनाडु गोवा के मछुआरों को ज्यादा बढ़त मिलेगी। ऑलरेडी उनको सब्सिडीज मिल रहे हैं, उनका रेट जो है ऑलरेडी कम है, तो वो डबल फायदा वहां पे उनको मिल रहा है। और महाराष्ट्र के मछुआरे हताश हो गए। और जो आप जिस तरह से आप बोल रहे हो, सच में अगर ये स्थिति वापस सही नहीं होती है तो सारे बोट्स जो है वो डॉक किए जाएंगे और जो बिजनेस हमारा है वो ठप होने वाला है। देवेंद्र जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो क्लियरली एक बहुत बड़ी कंसर्न वहां पर आती रही, क्योंकि एग्रीकल्चर और फिशरीज को जब सामने सामने देखा जाता है तो फिशरीज में हमने ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, एक्सपोर्ट्स सभी कुछ बहुत स्ट्रांग आता हुआ देखा है और बजट में हर बार इसका मेंशन भी होता है। लेकिन क्लियरली काफ़ी मुश्किल समय से फिलहाल इंडस्ट्री गुजरती हुई। एक और मुश्किल चीज़ है वो है मौसम को लेकर, जहाँ पर हीट वेव्स चलती जा रही हैं। स्काईमेट के जीपी शर्मा हमारे साथ हैं। मिस्टर शर्मा, मुझे याद है आपसे लास्ट कॉन्वर्सेशन जहाँ पर आपने कहा था कि गर्मी तो बढ़ने वाली है और महाराष्ट्र या मुंबई को कोई बहुत बड़ा रिलीफ भी नहीं है। एग्जैक्टली उसी तरह से जी रहे हैं हम मुंबई में। जी, अभी ऐसा ही मौसम रहेगा। और विशेषकर जैसे मुंबई की बात करें तो कुछ हल्की राहत अगर होगा तो हो सकता है 5-6 दिन बाद एक और पीक आएगी वेदर एक्टिविटी की। लेकिन इस तरह का मौसम नहीं होने वाला जिसमें कि कोई बड़ी राहत मिल जाए, वो नहीं होगा। जैसा कि अनुमान था कि 26 तारीख के बाद से एक्टिविटी बढ़ेगी, वेदर एक्टिविटी बढ़ी भी है, थंडरस्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म काफी ज्यादा हुए भी हैं। उससे हल्के से तापमान जरूर कम हुए हैं, जो लगभग 47 के पास पहुंच गए थे। बांदा उत्तर प्रदेश का 47.6 डिग्री, इसी तरह विदर्भ के तापमान 46 के पार थे। थोड़ा सा फर्क पड़ा है, वो है स्पिल ओवर इफेक्ट। वहां एक्टिविटी नहीं ज्यादा हुई है, लेकिन उसका जो इफेक्ट है बाकी जगह का, उसके कारण 2 से 3 डिग्री के बीच तापमान जरूर कम हुए हैं। लेकिन हीट वेव अभी भी बनी हुई है, विशेषकर महाराष्ट्र की बात करें, विदर्भ की बात करें। मुंबई में तापमान कल भी 35 डिग्री था, वो 34-35 के पास ही रहने वाला है। कोई विशेष राहत मिलने की संभावना नहीं है। मिस्टर शर्मा, अगर मई के महीने की बात की जाए, और मुझे याद है आप हमेशा कैलकुलेट करते हैं कि कितने दिन एक महीने में हम हीट वेव या अबव नॉर्मल वातावरण देखेंगे, क्या मई के लिए आप वो कैलकुलेट कर पाए हैं? देखिए, हम करते 15 अप्रैल से लेके लगभग जून का 15 तारीख तक, क्योंकि शुरू में तो जून में मानसून आ जाता है दक्षिणी भागों में, लेकिन फिर भी क्योंकि मध्यवर्ती भाग और उत्तरी भागों में 15 जून तक भी गर्मी बनी रहती है, तो 2 महीनों के अंदर 3 से 4 स्पेल हीट वेव के जरूर आते हैं, जो कि जिसमें तापमान सामान्य से बढ़ जाता है, काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और अभी तो एक ही बार पीक हमें देखने को मिली है, जो 3-4 दिन से लगातार, और अगले 3 दिन 4 से लेके 6 तारीख के बीच में हमें अच्छा एक्टिविटी देखने को मिलेगी, देश के काफी भागों में देखने को मिलेगी, जिसके कारण तापमान कम होंगे। लेकिन उसके बाद से 8-9 तारीख के बाद से, मैं तो कह रहा हूँ मई के 10-12 तारीख के बाद से हमें फिर से एक बार तापमान बढ़ते हुए मिलेंगे, जिसके कारण की हीट वेव की स्थिति फिर से बनेगी। आज के दिन की बात करें तो थोड़ी राहत जरूर है, केवल महाराष्ट्र के विदर्भ के क्षेत्रों को छोड़ दें या कुछ थोड़े उत्तर प्रदेश के, तो बाकी जगहों में थोड़ा स्थिति बेहतर है। अच्छी बारिश हुई है। बेंगलोर में हैवी रेन, इस सीजन की सबसे हैवी रेन हुई। जी। मिस्टर शर्मा, आपने विदर्भ के इलाकों की बात की, तो जो एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है इंटीरियर महाराष्ट्र में, सेंट्रल इंडिया के ऊपर, तो क्या उसके कुछ कम होने के आसार है, उसका असर कुछ कम होने के आसार है? क्योंकि समझा जा रहा है कि उस एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से ही विदर्भ पे ये जो गर्मी की मार पड़ रही है वो हो रहा है। तो ये कब तक होगा, और क्या इसी इलाके में अब कोई नया साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमें अगले कुछ दिनों में देखने को मिलेगा? क्योंकि शायद साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है, जैसा हम समझते हैं कि कुछ राहत जरूर ले आएगा। देखिए, जो हीट डोम
को जो टर्मिनोलॉजी यूज की जा रही है वो यही है। जो एंटी साइक्लोन है, एंटी साइक्लोन इज हाई प्रेशर एरिया। हाई प्रेशर का मतलब होता है कि वो हवा ऊपर जाने नहीं देता, उसका एक्सकेप नहीं मिल पाता। तो जितनी भी गर्मी है वो एक लिड की तरह काम करके उसको नीचे की तरफ पुश करता है, वो बदल नहीं पाता। उसको लगातार, महाराष्ट्र की बात करें तो विदर्भ और साथ में लगा हुआ जो मराठवाड़ा का क्षेत्र है, पिछले 10 दिन से ज्यादा सबसे अधिक तापमान जो है तो वो उसी क्षेत्र में है। आज के दिन की भी बात करें, अकोला, अमरावती, वर्धा, चंद्रपुर, नागपुर, ये सब 44 डिग्री के पार हैं कल यहाँ के तापमान। तो जो हीट वेव की स्थिति है इन जगहों बनी हुई है। और आपने ठीक कहा, ये अभी भी वो एंटीसाइक्लोन सर्कुलेशन वो सरफेस पे नहीं होता है, 10,000 और 20,000 फुट की ऊंचाई के बीच बना हुआ है, अभी तक बना हुआ है। हाँ, संकेत जरूर ऐसे मिल रहे हैं, वो ब्रेक हो जाएगा, लेकिन अभी शायद 3-4 दिन तो और ऐसी स्थिति बनी रहेगी। उसके बाद ब्रेक होने के बाद हाँ, पॉकेट भी शिफ्ट हो जाएगी और थोड़ी राहत भी जरूर मिलेगी। पॉइंट टेकन। बहुत शुक्रिया मिस्टर शर्मा साथ जुड़ने के लिए। तो कुछ राहत यहाँ पर मई के महीने में है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं कि यहाँ पर हीट वेव को कम मिल सके। और वो हीट डोम जिसकी हम बात कर रहे हैं, मिस्टर शर्मा ने भी उसके बारे में कहा कि वो आगे लगातार यहाँ पर हमें गर्मी लेके आ सकता है। जैसे उन्होंने कहा 4 से 6 मई के बीच में थोड़ी सी राहत मिलेगी, लेकिन 8-9 मई के बाद एंड ऑफ मंथ तक यहाँ पर अच्छी खासी गर्मी की फिर से उम्मीद है। लेकिन एक और चीज़ आपके सामने संपर्क ला लेंगे, वो है मैंगोज। और आम का सीजन है, ऑलमोस्ट सभी यहाँ पर आम खा रहे हैं। साथ ही आई डोंट नो अगर अभी तक आपने खाया कि नहीं खाया है, लेकिन एक्सपोर्ट्स को लेकर यहाँ पर भी चिंताएं हैं। हमारे साथ कौशल जुड़ चुके हैं। कौशल, किस तरह के नंबर्स हैं, कैसा एक्सपोर्ट है और क्या चिंताएं हैं फिलहाल यहाँ पर? आम का एक्सपोर्ट जो यूरोप के लिए और नॉर्थ अमेरिका के लिए होता है, यूएस, कनाडा, वो सारा एयर फ्रेट से होता है। और ये मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एयर फ्रेट पे काफ़ी बढ़ोतरी आई है। काफ़ी एयर फ्रेट 30 से 50%, कभी कभी 200% भी बढ़े हैं। तो मिडिल ईस्ट का जैसे एयर फ्रेट पहले 50 रुपया किलो से 80 रुपया होता था, अभी वो 200 पे आ गया है। तो इससे काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस भी है, प्रोडक्ट पहुंच नहीं पा रहा है मिडिल ईस्ट के लिए खास करके। और वहाँ पे प्राइस के इतने बैरियर्स भी है कि इसकी वजह से भी शायद कंजम्पशन कम हो गया है। कौशल जी, 2 चीजें हैं। एक तो सबसे पहले ये जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स यूरोप से या बाकी देशों से आ रहे हैं, गल्फ के भी, क्योंकि आप थोड़ा बहुत गल्फ में भी एक्सपोर्ट करते हैं, तो क्या उसमें से कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आपके कैंसिल हो पा रहे हैं, किए जा रहे हैं क्लाइंट्स द्वारा? और उसके अलावा अगर कैंसिल किए जा रहे हैं तो वो जो माल है आपका, वो कंसाइनमेंट, उसको आप जब लोकल मार्केट में डंप कर रहे हैं तो उसमें आपका कितना अलग से खर्चा लग जा रहा है? बिल्कुल। नॉट ये हमारा खास करके जो यूरोपियन कस्टमर्स है, जो सुपरमार्केट्स है, उनका काफ़ी सपोर्ट अच्छा रहा है। इनिशियली उनका हमेशा चैलेंज रहता था कि दे यूज्ड टू ऑलवेज हैव चैलेंजेस विद इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस। प्राइस हमेशा वो लोग रिस्ट्रिक्ट करते थे कि आप इतने फोर्स मेजॉर क्लॉज नहीं लगा सकते। लेकिन अभी काफ़ी हद तक हमारा सपोर्ट मिल चुका है और हमने उनको बताया कि हमारी इतने कॉस्ट बढ़े हैं, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से उसको सपोर्ट भी किया है। बट काफ़ी हद तक इंडिया का मार्केट शेयर घटते जा रहा है, क्योंकि केन्या और दूसरे कंट्रीज में ये इतने प्राइस बढ़े नहीं है। तो लोगों ने अभी वहाँ पे अपना प्रोडक्शन डाइवर्ट करना शुरू कर दिया है और उसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन हमको लोकल मार्केट में काफ़ी लो प्राइस में बेचना पड़ रहा है। और कौशल जी, क्या डिफरेंस है एक्सपोर्ट रियलाइजेशन और डोमेस्टिक मार्केट्स में जो आप कमाते हैं? एक्सपोर्ट में काफ़ी सुपीरियर मिलता है, खास करके वो प्रोडक्ट बहुत अलग स्पेसिफिकेशन का होता है। सो फॉर एग्जांपल, अगर हम पेस्टिसाइड फ्री करते हैं तो उसके लिए काफ़ी खर्चे लगते हैं, बट सामने वहाँ पे यूरोपियन रेगुलेशंस का कंप्लाई करने के प्रीमियम भी मिलते हैं। तो वो जो सारे प्रीमियम है वो हमको बिल्कुल यहाँ पे नहीं मिल पाते, क्योंकि वो फिर बिकम्स ऑन पार विद अदर प्रोडक्ट्स। कौशल जी, आपने एक बात कही कि केन्या से बहुत सारे क्लाइंट्स आपके अब अपना माल खरीद रहे हैं। देखिए, आज से करीब 2-3 साल पहले जब प्याज के ऊपर, मनीषा आपको याद होगा कि जब इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगे थे, तो पाकिस्तान, चाइना, ये वाले मार्केट्स, इन्होंने हमारे मार्केट को पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया था। उसका मुआवजा आज तक उसका खामियाजा हमारे प्याज के एक्सपोर्टर्स और किसान आज तक उठा रहे हैं। तो क्या कौशल, आपको कोई ऐसा डर है कि एग्जैक्टली आम के साथ भी यही होगा? आम में वो होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इंडियन का आम काफ़ी यूनिक फ्लेवर है। तो ऐसा नहीं है कि लोगों को आम खाना है, कोई भी चल जाएगा। लेकिन एक प्राइस पॉइंट होता है कि वो प्राइस पॉइंट के बियॉन्ड लोग नहीं खाना चाहेंगे। खास करके अगर आप वेजिटेबल का अगर देखते हैं, तो वेजिटेबल में लोगों के पास एक ऑप्शन रहता है कि अगर फ्रेश नहीं मिल रहा है, बहुत महंगा है, तो लोग फ्रोजन पे शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन एक बार वो फ्रोजन पे शिफ्ट हो गए, फिर वो कन्वीनियंस के बाद वापस फ्रेश पे लाना उनको बहुत मुश्किल हो जाता है। आम के लिए भी आपको कुछ इसी तरह की समस्या आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि यूरोपियन लैटिन कंट्रीज भी अब उनका जो फ्रोजन स्टॉक है उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि आपसे मंगाना उनको भी महंगा पड़ रहा है और आपका भी, क्योंकि 20 से 50% ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ गया है, तो आपके भी मुनाफे कम हो गए हैं।
एयर फ्रेट जो वेजिटेबल्स जाती है या फ्रूट्स जाते हैं उसमें 60 to 80% कॉम्पोनेंट एयर फ्रेट होता है, और वो बढ़ा तो प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। लेकिन सी में वैसा नहीं है, सी में वो 5 से 10% ही होता है। अगर सी फ्रेट डबल हुआ तो इतना बड़ा इम्पैक्ट आता नहीं है। तो फ्रोजन में इतने सारे चैलेंजेस लोगों को नहीं आए हैं। जिनके पास स्टॉक खास करके थे यूरोप में, उन्होंने काफी अच्छे दाम में उसको बेचा। लेकिन फ्रेश का कंजम्पशन डेफिनेटली हिट हुआ है, क्योंकि लोगों ने फ्रोजन में थोड़ा कंजम्पशन शिफ्ट किया है। पॉइंट टेकन। कौशल जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो ऑफकोर्स जिन्हें जो आम खाना होता है वो वही खाते हैं, और इंडियंस जो खाते हैं वो ऑफकोर्स आई डोंट थिंक हम फ्रोजन भी खाते हैं समर्स में, तो फ्रेश ही। बट आई अंडरस्टैंड एक कंसर्न है यहाँ पर इंडस्ट्री में, फिर वो चाहे वो वेदर को लेकर है, चाहे वो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट को लेकर है, फर्टिलाइजर कॉस्ट को लेकर है। जाते जाते अजय आपसे एक फाइनल सवाल करना चाहेंगे एग्रीकल्चर कमोडिटीज को लेकर। काफी सारे सेगमेंट्स और सेक्टर्स से आजकल हम बात कर रहे हैं, सभी जगह काफी कंसर्न्स हैं। कहाँ पर आप देखते हैं एक बेटर हेजिंग या बाइंग प्रोपोजिशन? बिल्कुल, देखिए इस बार है ना एग्री के लिए कोई अच्छा साल नहीं होने वाला, बिकॉज मौसम की तो हम देख ही रहे हैं, बट ग्लोबल मार्केट में भी जो अनसर्टेनिटी है वहां से भी हमारे एक्सपोर्ट्स पे इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखा है। उम्मीद ये है कि अगर सीज फायर होता है तो एक बार हम एक्सपोर्ट्स पे बड़ा पॉजिटिव मूव आते हुए देखेंगे, बट वेदर का इम्पैक्ट है। कल हमने गवार गम में एक अच्छा खासा मूव देखा है। मुझे लगता है यहाँ पे भी मोमेंटम टेक्निकल चार्ट्स पे अच्छे दिख रहे हैं, तो 5700 के आसपास लेके चलिए। 5900 का टारगेट रहेगा। गवार सीड रेशियो में ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, जो दर्शाता है कि गवार गम ज्यादा तेज रहेगा, तो 11200 के आसपास गवार गम को लेके चलिए। 12200 तक का टारगेट। बट मसाले पे नजर रखिए, क्योंकि 14 साल के हाई पे धनिया जाने के बाद एक अच्छी गिरावट दिखा रहा है। जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं हम कि 13800 से आज 12700 आ गया। यहाँ पे आप नजर रखिए, 12500 के करीब मिले लेके चलिए। 12000 के स्टॉप लॉस से जो वापस 13-13500 का लेवल दिखा देगा। कुल मिला के एग्री में थोड़ा सा अपर साइड कैप दिख रहा है, बट आई थिंक धनिया काफी लुक्रेटिव है गवार के साथ साथ। अजय मुझे याद है आपने पहले भी कहा था प्रेशस मेटल्स भाग चुके हैं, कच्चा तेल चल रहा है, मेटल्स चलेंगे और फिर एग्रीकल्चर आएगा। क्लियरली वो उसी तरीके से उसी रैंकिंग में हम यहाँ पर होता हुआ भी देख रहे हैं। आपसे ऑफ कोर्स दोबारा बात होगी इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक का समय है। सांतिया बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे बॉन्ड स्ट्रीट। NBC आवाज एंड इंडिया बॉन्ड्स प्रेजेंट बॉन्ड स्ट्रीट। नमस्कार, स्वागत है आपका बॉन्ड स्ट्रीट पे। आज अगर बॉन्ड्स की बात की जाए तो हमने यहाँ पर गिरावट आते हुए देखी और यील्ड्स में एक बढ़त है, जैसा कि इस बाजार में काफ़ी एक्सपेक्टेड है, मेजरली बिकॉज कच्चे तेल के भाव में यहाँ पर जोरदार तेजी देखने को मिली है। अगर आज की बात करें तो $125-126 प्रति बैरल का हमने हाई बनता हुआ देखा है, जो कि कच्चे तेल के लिए 4 साल का हाई है। साथ ही साथ जिस तरह की तेजी कच्चे तेल में आई है, उससे इम्पैक्ट यहाँ पर इन्फ्लेशन पे पड़ सकता है। करंट अकाउंट डेफिसिट के नंबर्स तो हमने आते हुए देखे ही हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर इंटरेस्ट रेट साइकिल भी टर्न होती हुई नजर आ रही है। अब बाजार को लगता है कि रेट कटौती नहीं, न्यूट्रल भी नहीं, रेट शायद बढ़ भी सकते हैं अगर कच्चे तेल के प्राइसेस में इस तरह की बढ़त यहाँ पर जारी रही। एक इम्पैक्ट हमने यहाँ पर रुपए में आता हुआ देखा है, जो एक रिकॉर्ड लोज पर आज पहुंचा। जो पिछला लो था 95.20 का, उसको आज रुपए ने तोड़ा है और हमने नए लोज यहाँ पर बनते हुए देखे हैं। बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव से करेंसीज में यहाँ पर कमजोरी लगातार बनी है और रुपए में ये तीसरा ऐसा हफ्ता है जब गिरावट यहाँ पर कंटिन्यूड है। मौजूदा वित्त वर्ष की बात की जाए तो 40 से 50 बिलियन डॉलर के झटके की आशंका यहाँ पर करंट अकाउंट के नंबर्स में आती हुई नजर आ सकती है। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, काफी हद तक एशियन मार्केट्स का यही हाल है, चाहे वो इक्विटीज में सेल ऑफ हो जो कि भारतीय बाजारों में आज देखने को मिला है, या फिर तेज डॉलर के मुकाबले सभी एशियन करेंसीज में जो गिरावट आई है वो सिर्फ रुपए में नहीं, एशियन मार्केट्स में भी है। कोरियन वॉन की अगर बात की जाए तो 3 हफ्ते के निचले स्तर पर यह काम कर रहा है। जापानीज येन 21 महीने के लोज पर है डॉलर के सामने, और थाई बहत की बात की जाए तो 1 महीने के लोज पर यह भी कारोबार कर रहा है। फिलिपीन पेसो रिकॉर्ड लोज पर है, और काफी हद तक यही हाल ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर, यूरो का है, जहां पर डॉलर के सामने हमने ये सारी करेंसीज को गिरता हुआ देखा है। जाते जाते आपको ये भी बता दें कि कपल ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड इशुएंसेस यहाँ पर आने वाले 5-6 दिनों में हैं। अगर आप इनमें यहाँ पर निवेश करना चाहें तो मास्टर कैपिटल 30 करोड़ इशू कर रहा है। ये अगस्त 2027 की मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स के साथ बाजार में आ रहे हैं। साथ ही साथ क्लिक्स कैपिटल की बात की जाए तो 75 करोड़ की ये इशुएंस लेके आ रहे हैं। 2029 बॉन्ड की इशुएंस की मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स के थ्रू ये पैसा रेज करना चाहते हैं। CNBC आवाज एंड इंडिया बॉन्ड्स प्रेजेंट बॉन्ड स्ट्रीट।